हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। तो आज का करंट जीके स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, वो है शून्य भेदभाव दिवस जिस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? 1 मार्च को। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं और लड़कियों में लैंगिक भेदभाव को लेकर ये शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, और संयुक्त राष्ट्र एड्स विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में शून्य भेदभाव दिवस की। और कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार का राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान बिहार का राज्यपाल है। नेक्स्ट, महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता? विनेश फोगाट ने जीता। महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? विनेश फोगाट ने जीता। नेक्स्ट, असम के महान जनरल वीर जिल्लाराई के साहसी और वीरतापूर्ण कार्यों का सम्मान करने के लिए वीर चिल्लाराई दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो वीर चिल्लाराई दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ये असम के 1501 से लेके 1527 तक वहां के जनरल थे, और वो बहुत ज्यादा उनके बहादुर कार्यों के लिए उनकी याद में दिवस मनाया जाता है, वो है वीर चिल्लाराई दिवस। और वो कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो असम की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम की राजकीय भाषा क्या है? असमिया और बंगाली। असमिया और बंगाली। एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है? एकमात्र कौन सा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी? आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो असम की राजकीय भाषा क्या है? असमिया और बंगाली। आज का हमारा प्रश्न है, वो है किस केंद्रीय मंत्री ने फरवरी 2021 में एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की? आपको बताना है केंद्रीय मंत्री है जिसने फरवरी 2021 में ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की थी। वो कौन है? उनका नाम बताना आपको। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र संसदीय क्षेत्र जहां 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, और वो कौन सा है? उधमपुर डोडा। उधमपुर डोडा में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज है। और ये उधमपुर कहाँ है? ये जम्मू और कश्मीर के बीच में है। और धार्मिक स्थल, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वैष्णो देवी के पास में है। वैष्णो देवी के पास में है ये उधमपुर, ठीक है। और भारत का एकमात्र संसदीय क्षेत्र है जहां 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। अगला, आरबीआई के अनुसार 2022 के लिए भारत की विकास दर रहेगी, तो कितनी रहेगी? 10.5%। तो ये अनुमान किसने लगाया है? आरबीआई ने। तो आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास है वो आरबीआई का गवर्नर है। शक्तिकांत दास आरबीआई का गवर्नर है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किन्हें भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है? भारतीय सम्मान हाल ही में किन्हें दिया जाएगा? वो दिया जाएगा प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को दिया जाएगा। भारतीय सम्मान किन्हें दिया जाएगा? डॉक्टर सूर्यबाला को दिया जाएगा। प्रथम भारतीय सम्मान किन्हें दिया गया है? वो दिया गया है महादेवी वर्मा को। किन्हें? महादेवी वर्मा को, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है? महादेवी वर्मा को जाना जाता है। पिछला हमारा प्रश्न था, वो था हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? भारत, ठीक है। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था, वो दिया था राहुल प्रजापति ने। आज के हमारे मैथ के क्वेश्चन है, वो है पहला क्वेश्चन।
देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उन्हीं को मैं यहाँ करवाता हूं, तो बड़े ध्यान से देखना और इनको नोट भी किया करो आप। देखो पहला है हमारा, वो है एक आदमी एक कार खरीदना चाहता है, एक आदमी एक कार खरीदना चाहता है, वह अपनी मासिक आय की आधी राशि इसके लिए बचाता है, उसको जितनी भी राशि मिलती है उसका वो आधा बचाता है, तथा एक वर्ष बाद उसके पास कार खरीदने योग्य मासिक राशि जमा हो जाती है और वो इतनी राशि जमा कर लेता है कि वो एक साल में कार खरीद ले। यदि वह 10 महीने में ही कार खरीदना चाहे, अब वो कितने महीने में खरीदना चाह रहा है? 10 महीने में। पहले कितने महीने में खरीद रहा था? 12 महीने यानी एक वर्ष में। तो बोल रहा है तो उसके मासिक बचत की राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो उसकी जो मासिक बचत है वो कितनी बढ़ानी होगी? देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि ऐसा मानो कि इसकी मासिक आय 100 थी, उस आदमी की आय कितनी थी? 100। उसमें से वो कार के लिए कितनी बचा रहा था? आधी राशि यानी 50, यानी महीने की वो 50 रुपए बचा रहा था। अब वो 12 महीने में कार खरीद सके, इसका मतलब वो एक महीने के 50 बचा रहा था और 12 महीने में खरीद सके, इसका मतलब कार का मूल्य कितना हो गया? 600। तो इसका कार का मूल्य 600 हो गया, इसका मतलब कार 600 की है। अब वो अगर इसे 10 महीने में ही खरीदना चाहे तो 600 रुपए उसको बचाने होंगे, तो 600 बचाने होंगे, तो अब वो एक महीने में कितना बचाएगा? 600 बटा 10 यानी वो 60 रुपए बचाएगा। कितने रुपए बचाएगा? 60। पहले कितने बचा रहा था? 50। अब कितने बचा रहा है? वो 60। तो कितने ज्यादा बचाएगा? वो 10 रुपए ज्यादा बचाएगा। हमें प्रतिशत में पूछा है, तो 10 रुपए ज्यादा बचाएगा, किसमें से? 50 में से। परसेंट निकालोगे गुना 100, तो काट तो शून्य से कैंसिल, 5 से काटूंगा मैं, कितना आया? 20%। तो उसकी मासिक बचत कितनी बढ़ानी होगी? 20% बढ़ानी होगी। अगला, किसी स्कूल में प्रत्येक लड़की को एक कलम और एक पुस्तक दी गई। प्रत्येक लड़की थी, उसको एक कलम और एक पुस्तक दी गई, तथा प्रत्येक लड़के को दो कलमें दी गई। प्रत्येक लड़के को दो कलम दी गई। देखो लड़कियां थी और लड़के थे, प्रत्येक लड़कों को एक तो कलम दी गई और एक ही दी गई पुस्तक, और प्रत्येक लड़के को दो कलमें दी गई। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि कुल 140 कलम, कलम कितनी है? 140, तथा 40 पुस्तकें बांटी गई, तो पुस्तकें बुक कितनी है? 40 है। ठीक है, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या किस अनुपात में होगी? हमें बताना है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब मुझे एक बात बताओ कि लड़कों को तो सिर्फ क्या मिल रही है? कलम ही मिल रही है, देखो दो कलम, लेकिन लड़कियों को कलम भी मिल रही है और बुक भी मिल रही है, तो सभी बुक किसको मिलेगी? सिर्फ लड़कियों की मिलेगी। तो बुक है कितनी? 40। इसका मतलब वो सभी बुक है वो लड़कियों को मिलेगी, तो लड़कियों को कितनी बुक मिली? 40। एक लड़की को एक बुक मिल रही है, तो टोटल 40 बुक मिली, इसका मतलब लड़की कितनी है? 40। लड़की कितनी है? 40 हो गई। ठीक है, लड़की हो गई 40। अब मुझे एक बात बताओ कि लड़की 40 है और पुस्तक है वो टोटल कितनी बांटी गई, सॉरी कलम कितनी बांटी गई? वो बांटी गई प्रत्येक लड़की को एक, तो लड़कियों को कलम भी कितनी मिली? 40 ही मिली होंगी। कितनी मिली? 40। अब मुझे बताओ कलम है कितनी टोटल? 140, उसमें लड़कियों को कितनी मिली? 40। तो इसका मतलब शेष कितनी बच गई? शेष बच गई 140 में से मैं अगर 40 घटाऊंगा तो कितनी बच गई? 100। तो ये 100 बच गई, तो 100 किसको मिलेगी? लड़कों को। और एक लड़कियों को कितनी मिल रही है? आप मुझे बताओ, एक लड़के को मिल रही है, वो मिल रही है 2, और कलम बची कितनी? 100। तो इसका मतलब लड़के कितने हो गए? 100 बट्टा 2 यानी 50। तो लड़के 50 हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, लड़के 50 हैं और लड़कियां कितनी है? बताओ बताओ, लड़कियां कितनी है? लड़कियां हैं 40। लड़कियां कितनी है? 40। और लड़के कितने हैं? 50 है। इनका अनुपात पूछा है। अनुपात किसका पूछा है? हमें पूछा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ। तो देखो लड़के कितने हैं? सीधी सी बात है, 50 है, यहां देखो। और लड़कियां कितनी है? 40 है। इनका अनुपात निकालना, तो कितना आएगा? 5:4। कितना आएगा? 5:4। समझ में आया? दोबारा बता देता हूं मैं एक बार। देखिए, हमें बोला है कि प्रत्येक लड़की को एक कलम और एक पुस्तक मिल रही है, प्रत्येक लड़के को दो कलम मिल रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल पुस्तकें 40 है, तो सिर्फ लड़कों को मिल रही है, तो इसका मतलब वो, सॉरी, लड़कियों को मिल रही है, तो 40 पुस्तकें सिर्फ लड़कियों को ही मिलेगी। तो एक लड़की को एक पुस्तक मिल रही है, तो 40 पुस्तक है, तो लड़कियां कितनी हो गई? 40। अब मुझे एक बात बताओ, लड़कियों को कलम भी 40 मिल रही है, और सॉरी एक कलम मिल रही है एक को, तो 40 को कितनी मिलेगी? 40। टोटल कलम थी कितनी? 140। उसमें से 40 लड़कियों को मिल गई, तो बची कितनी? 100। 100 किसको मिलेगी?
लड़कों को मिलेगी। अब लड़कों को एक को कितनी मिल रही है? 2, तो लड़के कितने हो गए? 50। हमें पूछा लड़कों लड़कियों का अनुपात, तो कितना आ गया? 5:4। नेक्स्ट, सोना पानी से 29 गुना भारी है। सोना है वो पानी से कितना गुना भारी है? 29 गुना। तथा चांदी पानी से 11 गुना भारी है। कितना गुना भारी है? 11 गुना। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्र धातु पानी से 18 गुना भारी हो जाए? कितना गुना भारी हो जाए? 18 गुना। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक तो सोना है, सोना कितना भारी है? सोना है 29 गुना भारी, किससे? पानी से। फिर है चांदी, ठीक है, तो सिल्वर, चांदी कितनी भारी है? पानी से 11 गुना भारी है, ठीक है। इन दोनों को मिला दिए, ठीक है, तो मिलाने पर कितना भारी हो जाएगी मिश्र धातु? दोनों को, यानी मिश्र यानी मिलाना, तो दोनों को मिलाने पर कितना गुना भारी हो जाएगी? 18 गुना भारी हो जाएगी। अगर हम इनका तिरछांतर करेंगे तो वो इनकी संख्याओं को दर्शाएगा कि किस अनुपात में मिला है। तो तिरछांतर कर दो, 18 में से 11 गए, कितने बचे? 7। और देखो 29 में से 18 गए, कितने बच गए? 11। तो किस अनुपात में मिला गया? 7:11 में मिलाया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट, यह बोल रहा है कि 5.4 मीटर ऊंचाई की एक पेड़ की छाया कितनी है? वो है 9.6 मीटर। देखो पेड़ है एक, ठीक है, और वो कितना है? 5.4 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और उसकी छाया कितनी है? और वो छाया है 9.6 मीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसी समय, मतलब समय वही है तो इसका मतलब कोण भी वही होगा, क्यों? सूर्य वही होगा। तो फिर बोल रहा है कि 43.2 मीटर ऊंचे भवन की छाया कितनी होगी? अब मुझे एक बात बताओ, ये पेड़ है और उसकी ऊंचाई दे रखी है और वो कितनी है? 5.4 मीटर, और छाया उसकी कितनी है? 9.6। इनका हम पहले अनुपात निकालेंगे, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दिया, ठीक है, ऊंचाई और छाया का अनुपात। फिर देखो ये किससे कट रहा है? ये 6 से कट रहा है, 6 निम्न 54, और ये आ गया 16, यानी 9:16 आ गया। मतलब अगर ऊंचाई 9 होगी तो छाया 16 होगी, लेकिन ऊंचाई देखो अब की बार 9 नहीं, कितनी है ऊंचाई? आप मुझे एक बात बताओ, भवन की है, वो है 43.2। कितनी है? 43.2। तो उसकी छाया पूछी है, हमें ऊंचाई दे रखी है, छाया। तो देखो ऊंचाई और छाया का अनुपात 9:16 है, तो उसी अनुपात में ये ऊंचाई बढ़ेगी, तो उसी अनुपात में छाया भी बढ़ेगी। तो देखो पहले 9 थी, ऊंचाई अब कितनी होगी? 43.2। तो कितना गुना होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 9 का भाग दे देंगे 43 में। तो देखो कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36, ठीक है, कितने बच गए? 7, 7 बच गए, तो 9 8 72, यानी 4.8 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4.8। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इसको 4.8 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 16 गुना 4.8 मीटर इसकी छाया की लंबाई होगी, ठीक है। आप गुणा भाग आप खुद कर लेना, मैं करूंगा तो देखो मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप करोगे तो आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। आप गुणा भाग करके देखना और कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के 3 कोणों के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कोणों का, तो इसी कारण मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ये बोल रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात है। फिर बोल रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच में अंतर बताओ। तो सबसे पहले बात यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दूसरी बात यह है कि देखो ये 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 में, मतलब ये किस में है? ये देखो अनुपात भिन्न में। तो अनुपात भिन्न में इसको हम अगर सरल में चेंज करें तो कैसे करें? इनके एलसीएम से गुणा करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना है सभी का? 2 और 3 और 6 का एलसीएम कितना है? 6। तो हम सभी को किससे गुणा कर देंगे? हम इसको गुणा कर देंगे 6 से। अगर मैं इसको 6 से गुणा करूंगा तो ये कितना बार गया? 3 बार। ये कितना बार गया? 2 बार। ये पूरा चला गया, तो ये आ गया 3:2:1। मतलब वो कोण किस अनुपात में है? रियल में 3:2:1 में है। तो कुल कितना हो गया कोणों का योग? कोणों का योग बताओ कितना हो गया? कोणों का योग हो गया 6। 6 नहीं, कितना है कोणों का योग? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। तो 6 के बराबर 180 डिग्री है, मतलब कितना गुना? ये आ गया 30 गुना। मतलब 1 डिग्री का मान आ गया 30 डिग्री, सॉरी 1 यूनिट का मान आ गया 30 डिग्री। हमें पूछा गया है सबसे छोटे और सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा हो गया कितना? 3। सबसे छोटा कितना हो गया? 1। इनके बीच में कितने यूनिट का अंतर है? इनके बीच में 2 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। तो 2 की कितनी होगी? 30 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 60 डिग्री। तो इन कोणों के बीच में अंतर कितना आ गया? 60 डिग्री। समझ में आया? अब देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहूं, आपसे ही क्वेश्चन करूं मैं
कि ये देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, 260 क्यों नहीं होता, 360 क्यों नहीं होता? देखो मैं इसका कारण बता देता हूं आपको, आप खुद सोचना पहले फिर इसका कारण देखना। देखो ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है ना। अब इसका मान लो कि ये कोण x है और ये y है और ये z है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखो 180 डिग्री ही क्यों होता है मैं बताता हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, इसमें ये कितने डिग्री कोण होता है? ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो देखो मुझे एक बात बताओ कि ये जो लाइन है AB और इसको मालूम है C, एक बात, तो ये AB के अगर मैं समांतर यहाँ कोई लाइन खींच दूं सी को टच करते हुए, तो ये देखो समांतर हो गई, कौन हो गई? यहाँ देखो मैं इसका नाम देता हूँ अक्ष और वाई, तो अक्ष वाई समांतर हो गई किसके? ए बी के। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये बन गया जेड, जेड बन गया तो इसमें एकांतर कौन हो गए? तो ये कितना है? वाई, तो ये भी कितना होगा? वाई होगा। अगर ये देखो ये भी जेड बन गया ना, और जेड में बने कौन कितनी डिग्री, सॉरी समान होते हैं, तो ये भी जेड है तो ये भी कितना हो गया? जेड हो गया। अब मुझे बताओ एक सीधी लाइन है, इनमें ये कौन एक्स है, ये वाई है और ये कितना है? जेड। इनको जोड़ूंगा मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या बन गया? सीधी लाइन। और सीधी लाइन में कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का कोण होता है। समझ में आ गया? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे मैं आपको बात करूं इसमें कि सॉरी, अब है ना आपको जैसे आयत में पूछ ले कितने डिग्री का है, पंचभुज में पूछ ले, षष्ठभुज में पूछ ले, तो ये 180 डिग्री के ही मल्टीपल चलेंगे। कितने डिग्री के चलेंगे? 180 के ही मल्टीपल चलेंगे। जैसे आयत में पूछ लिया आपको कि आयत में सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है, सभी को पता है, लेकिन क्यों होता है? देखो ये दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज का 180, तो ये भी 180, कितना हो गया टोटल? 360 हो गया। ऐसे ही पंचभुज का होता है और ये भी षष्ठभुज का होता है। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।